हेलो हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और स्पेशली क्वेश्चंस की अगर हम फॉर्म की बात करें तो ईडियम एंड फ्रेजेस की आज हम बात करने वाले हैं अपने इस सेशन में। तो ये जो ईडियम एंड फ्रेजेस हैं ये ऐसी ईडियम एंड फ्रेजेस हैं जो हमें अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाती है। ठीक है, और आप में से हो सकता है आप लोगों ने ये पहले इडियम्स पढ़ी भी हो, लेकिन आज के सेशन में हमारी स्पेशल बात क्या रहेगी? स्पेशल बात ये रहेगी कि इन इडियम्स को समझेंगे कि इडियम्स बनी क्या है, कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं और कौन से वर्ड क्या हमें बताना चाह रहे हैं, ताकि ये आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक रिटेन रह सके। ठीक है, तो ये जो सेशन है ये बड़ा ही फ्रूटफुल सेशन आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इन इडियम से रिलेटेड। और एक बार अगर आपने इस सेशन को देख लिया तो ये जो इडियम्स है ये आपके दिमाग से नहीं निकलने वाली है। क्लियर? तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम अपना एक टाइम टेबल जो है उसको देख लेते हैं कि कौन से समय पे हमारी कौन सी क्लास होती है। तो ये एक आपका शेड्यूल टाइम है। इस पर आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपको डिफरेंट क्लासेस देखने को मिलेंगी, जैसे जीएस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सभी सब्जेक्ट्स के एचपीजी की है, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं कि क्या हमारा शेड्यूल है। आप इसको वीडियो के बाद भी पॉज कर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और हमारी आज की पहली इडियम है बरी द हैचेट। फर्स्ट इडियम इज बरी द हैचेट। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं कि हैचेट वर्ड जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो हैचेट जो वर्ड है ये एक हमारा टाइप ऑफ एक टूल है। क्लियर? जो बड़ा ही शार्प होता है, यहां से बड़ा ही शार्प होता है और इसका जो हैंडल है एक शॉर्ट हैंडल होता है। ठीक है, आजकल इसका जो यूज है वो स्टिक्स को काटने के लिए, ठीक है, या वुड को काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम प्रिमिटिव टाइम की बात करें तो ईस्टर्न अमेरिका में इसका यूज जो है एज अ वेपन किया जाता था। जब हम किसी वॉर में जाते थे तो इसका यूज किया जाता था। इसके साथ साथ और अदर वेपन्स का भी यूज किया जाता था। क्लियर? तो वहां पर एक जो हमारे नेटिव अमेरिकन थे, ठीक है, उन्होंने एक सेरेमनी शुरू करी। ठीक है, उसका नाम कुछ इस तरह से था, इरोकॉज सेरेमनी एक होती थी। इस सेरेमनी में क्या होता था? इस सेरेमनी में जो क्या था, वहां का सिनेरियो क्या था कि जो नेटिव अमेरिकन जो थे, ठीक है, वो आपस में लड़ते थे। मतलब कुछ पांच या छह कुछ ऐसे डिफरेंट स्टेट्स या जिसको कह सकते हैं कि रीजन से, ठीक है, जो आपस में बहुत झगड़ा करते थे। तो उसके बाद एक उनके जिसको कह सकते हैं ना कि ऐसी ट्रीटी हुई जिसमें उन्होंने क्या सोचा कि यार हमें ये दुश्मनी खत्म करनी है। तो एक इरोकॉज सेरेमनी रखी गई। इस सेरेमनी में क्या हुआ कि इस सेरेमनी में क्या करते थे वो कि जो जितने भी उनके वेपन्स थे, ठीक है, जितने भी उनके वेपन्स थे उसको एक ट्री के अंदर क्या कर देते थे? दफना देते थे। ठीक है, और उसको इस सेरेमनी को क्यों किया जाता था? इस सेरेमनी का मतलब होता है कि वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब वो आपस में वॉर नहीं करेंगे, इनकी उसे जरूरत नहीं है। अब ये जो चीज है, ये जो वेपन्स है, इनकी अब उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपस में अब झगड़ा नहीं करेंगे। अगर ये किसी के पास होंगे नहीं तो झगड़ा भी नहीं होगा। क्लियर? तो मतलब क्या था कि ऑफिशियली डिक्लेयर करते थे, पीस डिक्लेयर करते थे। मतलब जो भी उनकी पुरानी दुश्मनी थी उसको खत्म कर एक नया पीसफुल टाइम जो है उसको स्पेंड करने के लिए वो क्या करते थे? अपने जो हैचेट थे, जो भी उनके वेपन्स थे, उनको क्या करते थे? दफना देते थे ट्री के अंडर। पाइन करके एक ट्री होता था, ठीक है, इसके अंडर इसको दफना दिया जाता था। क्लियर? तो यहीं से ये इडियम आपकी डिराइव हुई। ठीक है, तो इस इडियम का मतलब क्या हो जाएगा? इस इडियम का मतलब हो जाएगा फॉरगेट पास्ट क्वारल्स। ठीक है, हो सकता है आपको इसका मीनिंग पहले से पता हो, लेकिन जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आज की इस सेशन का हमारा मेन मोटिव क्या है? इन इडियम्स को समझना, ताकि ये लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में रह पाए। क्लियर? तो चलिए, ये इडियम आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगली इडियम देखते हैं। अगली इडियम है हमारी स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स। स्पिल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्पिल का मतलब आप लोग समझेंगे। स्पिल जो है इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज का, ठीक है, निकलकर बिखर जाना। किसी भी चीज का किसी चीज से निकलकर बिखर जाना, दैट इज कॉल्ड स्पिल। क्लियर? तो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक है, ये जार था, ठीक है, अब इस जार के अंदर जितनी भी चीज थी, ठीक है, वो क्या थी? क्लोज्ड थी। जैसे ही मान लो आपने एक जार पकड़ा
और आपने उस जार के अंदर कुछ ऐसी चीज छिपाई है जो आपको नहीं दिखाना चाहता किसी को। मान लो आपने एडमेंट्स जो है वो आपने रखे हुए हैं, ठीक है, तो आपने ऐसे करके रखे हो, आप नहीं दिखाना चाह रहे अपने फ्रेंड को, लेकिन किसी तरह से आपका जार जो खुल गया और जो आपके एडमेंट्स थे वो एडमेंट्स जो थे वो नीचे गिर गए, है ना। तो क्या हुआ, जो आपने सीक्रेट रखा हुआ था वो रिवील हो गया सबके सामने, है ना। ऐसे बहुत करते हैं हम, बचपन में बहुत करते थे ऐसे कि चीजें छुपा के रख लेते थे, है ना, और वही गिर जाए बिखर जाए तो सामने आ जाएंगी सबके। अगर वो सामने आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपना सीक्रेट जो था उसको रिवील कर दिया, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली, किसी भी तरह से जब कोई सीक्रेट रिवील कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड स्पिल द बीन्स। क्लियर। तो यहां से आप याद रखेंगे कि ये तो फिर सामने ही आ गया सब कुछ जो हमने अपने पास रखा होता, ठीक है। बादाम से याद रख लेना, एमंड से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, रिवील द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिवील द सीक्रेट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पिल द बीन्स। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, काउच पोटैटो। काउच पोटैटो, काउच पोटैटो का मतलब क्या हुआ, ठीक है। काउच का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो काउच पोटैटो जो है, ठीक है, ये किसको कहा जाता है। देखिए भाई साहब पीछे आ गए मेरे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये देखो जी, देख ही रहे हो पेट कहां जा रहा है, उसके ऊपर रिमोट रखा है, तो डेफिनेटली ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये तो टेलीविजन देख रहे हैं, है ना, और आराम से लेटे हुए हैं। जैसे कि हम अपने वीकेंड पर होते हैं ना, बड़े सुस्त हो जाते हैं वीकेंड पे। अगर हमें कोई कहे कि यार कोई काम कर दे, नहीं यार भाई थक चुका हूं पूरा हफ्ता काम कर करके, आज रेस्ट करने दे, है ना, आज मुझे कुछ नहीं करना, उस दिन हम क्या होता है, पूरे लेजी हो जाते हैं। तो काउच पोटैटो भी एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो पूरा टाइम टीवी के आगे बैठा रहे, कुछ ना कुछ खाता रहे, लेकिन कोई काम ना करे, बहुत लेजी हो। अगर उसको कह दिया कि भाई पानी पकड़ा दे तो उसका रोने जैसा मुंह हो जाए। क्लियर। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, काउच पोटैटो। काउच इज रिलेटेड टू सोफा, सोफा को क्या कहा जाता है, काउच कहा जाता है, ठीक है। तो काउच पे लेटा रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो दैट इज कॉल्ड काउच पोटैटो। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, कट द गॉर्जियन नॉट। कट द गॉर्जियन नॉट। अब कट द गॉर्जियन नॉट जो है, ये एक पेशेंट थे, ठीक है, एक पेशेंट थे जिनका नाम था गॉर्डियस। गॉर्डियस, ठीक है, एक पेशेंट थे जिनका नाम था गॉर्डियस, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका जो वैगन था, ठीक है, वो उन्होंने, मतलब कहते हैं ना कि जैसे हम भगवान को खुश करने के लिए कुछ भेंट कर देते हैं कोई चीज, तो उन्होंने वो चीज जो थी, वैगन जो था उनका, उसको उन्होंने जुपिटर को, गॉड जुपिटर को उन्होंने क्या कर दिया था, भेंट कर दिया था। अब भेंट उन्होंने जब वो करा तो उन्होंने क्या करा कि उसके साथ जो यॉक था, ठीक है, अब ये यॉक किसको कहा जाता है, यॉक, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी दो जानवर जो होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे स्पेशली जब हम खेतों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि दो जो बैल हैं, बैलों को एक साथ रखने के लिए उनके ऊपर एक लकड़ी का ऐसे करके उनकी गर्दन के ऊपर, ठीक है, ऐसे करके लगाया था, जिससे वो दोनों एक साथ ही रहते हैं, इधर उधर नहीं भागते, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड यॉक। तो उन्होंने क्या करा कि उनका जो यॉक था उसको एक ट्री के साथ, ठीक है, एक ट्री के साथ फासन कर दिया, मतलब बांध दिया, ठीक है, और बहुत ज्यादा इस तरह से बांधा कि वो छूट ही ना पाए, इस तरह से बांध दिया कि वो छूट ही ना पाए। क्लियर। तो उन्होंने इसको इस तरह से बांध दिया कि वो खोलना ही मुश्किल हो गया बाद में। क्लियर। तो ये जो गॉर्डियस थे, इन्होंने इसके ऊपर एक ऐसी नोट बनाई जिसको खोलना क्या था, बहुत ही मुश्किल हो गया था, बहुत ही क्या बन गया था, डिफिकल्ट बन गया था, कि ताकि वो खुल ही ना पाए। उन्होंने इस तरह से उसको क्या कर दिया, टाई कर दिया, नोट इस तरह से बना दी कि वो खुल ही ना पाए, ठीक है। तो कट द गॉर्जियन नॉट जो है, ये भी इडियम आपकी वहीं से डिराइव हुई है, आप यहां पर देख भी सकते हैं, ये जो पिक्चर है, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने ट्री से नहीं इसको नोट को बांधा है, लेकिन किस चीज से बांधा, लेकिन इस तरह से बांधा है, आप देख सकते हैं कि इसको खोलना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खोलना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो कट द गॉर्जियन नॉट का मतलब क्या होता है कि टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क, कि कोई एक ऐसा टास्क परफॉर्म करना जो बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसको करना बहुत मुश्किल है, बड़े ही एफर्ट्स लगेंगे उस चीज में, जैसे इस नोट को खोलने में आपके एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे टास्क को क्या कहा जाता है, ऐसे टास्क को कहा जाता है क्या, टू कट द गॉर्जियन नॉट, टू कट द गॉर्जियन नॉट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ग्रीन थंब।
ग्रीन कलर इज रिलेटेड टू ग्रीनरी, और ग्रीनरी जो है वो क्या है, वेजिटेशन। वेजिटेशन जो है वो कहां से आती है, कहां से आती है ना, गार्डनिंग से आती है। तो देखिए यहां पर जैसे कि आप ये थंब देख पा रहे हैं, ग्रीन है थंब, ये थंब जो है ये ग्रीन है, ठीक है। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इस थंब के ऊपर क्या लगा हुआ है, यानी कि ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा टैलेंट या फिर द टैलेंट विच इज रिलेटेड टू गार्डनिंग इज कॉल्ड ग्रीन थंब। जब किसी के पास क्या हो, ऐसा टैलेंट हो कि वो गार्डनिंग बड़ी अच्छी करता हो, उसमें स्किल हो गार्डनिंग वाले, ठीक है, तब उसको क्या कहा जाता है, ग्रीन थंब। ही हैज अ ग्रीन थंब। अगर मैं कहूं तो कैसे, ही हैज अ ग्रीन थंब। कब, जब किसी के अंदर कौन सा टैलेंट हो, गार्डनिंग का टैलेंट हो। तो टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ग्रीन थंब। क्या कहा जाएगा उसको, ग्रीन थंब कहा जाएगा। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज प्ले थ्रू द गैलरी। प्ले थ्रू द गैलरी। अब प्ले थ्रू द गैलरी जो है ये एडीएम आपकी बहुत ही, देखिए एडीएम्स जो है हमारी ज्यादातर वो प्रिमिटिव टाइम से ही पिक की गई है, ठीक है। मतलब कुछ हुआ होगा उस इंसिडेंट पे, कुछ ना कुछ उन्होंने एक कहावत कही होगी, वो कहावत ही आज के डेट में हम एडीएम्स एंड फ्रेजेस में पढ़ते हैं, है ना। तो अगर आप इसको हिस्ट्री की तरह पढ़ लोगे ना तो फिर ये नहीं निकलती दिमाग से, लेकिन अगर आपने जस्ट रट्टा मारा और फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं आपके क्या करूं, स्पेशल वाला नहीं, स्पेशल कह रहा हूं, ठीक है। स्पेशल इंटेलिजेंस जो है मैं उसको इंप्रूव कर रहा हूं, आपकी विजुअलाइजेशन जो है उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपकी, ठीक है, ताकि ये इडियम्स जो है आप तक रहे, ठीक है। तो इसको समझो। जो पुराने समय में क्या होता था कि जो ये जो पार्ट होता था ना किसी भी थिएटर में, ठीक है, किसी भी थिएटर का जो पार्ट जो सबसे ऊपर होता था, ठीक है, इसको कहा जाता था गैलरी। इसको कहा जाता था गैलरी। आप में से बहुत से स्टूडेंट इस बात को जानते होंगे कि अभी भी कई जगह इसको गैलरी ही कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो गैलरी होती थी ना, ठीक है, इसके जो चार्जेस होते थे, ठीक है, वो काफी हाई होते थे। इसके जो चार्जेस होते थे वो काफी हाई होते थे। क्यों? क्योंकि इस पे बैठकर जो हमें मूवी है उसका आनंद अलग से ही आता है, देखने का मजा ही अलग से आता है, ठीक है। तो जो भी लोग जिनके पास पैसे ज्यादा होते थे तो वो इसकी नहीं टिकट खरीदते थे, नीचे वाली सीट्स की टिकट नहीं खरीदते थे, वो सीट्स की कौन सी की टिकट खरीदते थे, इस वाले की, ठीक है, गैलरी की। तो अब गैलरी की टिकट खरीदने का मतलब क्या होता था कि खुद को अलग दिखाना, खुद को सबसे ज्यादा अच्छा दिखाना, ठीक है, खुद को थोड़ा सा एग्जेजरेट दिखाना। क्लियर, मतलब थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं कि सुपीरियर दिखाना, मॉनेटरी सुपीरियर दिखाना, या फिर किसी भी तरह से खुद को दूसरों से बेहतर दिखाना, ताकि आप अलग से ही पहचाने जाओ कि यार ये लोग तो गैलरी वाले लोग हैं, ये गैलरी में बैठते हैं, ठीक है। तो गैलरी की टिकट खरीदना का मतलब क्या होता है कि तुमने कोई काम एक एग्जेजरेटेड वे में करा है ताकि तुम अलग से नोटिसेबल हो, ठीक है, ताकि लोग तुम्हें तुम्हारी तरफ अटेंशन दे। अच्छा ये गैलरी में बैठा हुआ है, अच्छा ये तो अमीर ही होगा यार, है ना। तो खुद ऐसी प्रशंसा पाने के लिए कोई ऐसा काम करना, तो उसको क्या कहा जाता है, वहां से एडीएम ड्राइव हुई, टू प्ले थ्रू द गैलरी। क्या कहा जाता है, टू प्ले थ्रू द गैलरी। तो यहां पर प्ले थ्रू द गैलरी या प्ले टू द गैलरी कुछ भी अगर लिखा हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, टू बिहेव इन एन एग्जेजरेटेड वे टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन, ठीक है। तो इसकी टिकट क्यों खरीदी जाती थी, ताकि हम लोगों की अटेंशन पा सके, उनको लगे कि यार ये तो बड़े ही अमीर लोग हैं। क्लियर, तो यहां से ईडीएम आपकी डिराइव हुई और यहीं से ये ईडीएम डिराइव हुई, एक्चुअली यहीं से ईडीएम ये डिराइव हुई है। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। अब ये डिलेमा जो है, डिलेमा एक सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं और दोनों ही ऑप्शन जो है वो इक्वल रैंक के हैं। दो ऑप्शंस हैं, दोनों ही ऑप्शन इक्वल रैंक के हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों ही, या तो दोनों ही बहुत हमारे लिए क्या है, फ्रूटफुल है, या तो दोनों ही हमारे लिए बहुत क्या है, अनप्लेजेंट है, या तो दोनों ही प्लेजेंट है, या तो दोनों ही अनप्लेजेंट है। मतलब जब दो चीजों के बीच में, ठीक है, हमें चूज करना मुश्किल हो जाए। और ये स्पेशली तब की सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, जब हमारे पास दो अनप्लेजेंट सिचुएशंस हो, हमें नहीं पता कि कौन सी सिचुएशन जो है चूज करनी चाहिए। क्लियर, जैसे आप इससे जान सकते हैं, जैसे इस तरफ को भी वन वे लिखा हुआ है, इस तरफ को भी वन वे लिखा हुआ है। अब दोनों इक्वल रैंक है, अब आप किस तरफ जाए आपको नहीं पता, आपको नहीं पता किस तरफ जाए, ठीक है। तो जब भी दो हमारे पास अनप्लेजेंट सिचुएशन हो तो उनमें मुझे कौन सी सिचुएशन जो है चूज करनी है। तो ये सिचुएशन जब बच जाए, जब आप कंफ्यूज हो जाओ, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए ये चूज करना कि
कौन सी सिचुएशन मुझे जो है वो चूज करनी चाहिए। और ये स्पेशली कब होता है, जब अनप्लेजेंट सिचुएशंस की बात करें। क्लियर? तो ऐसी जो बन जाएगी सिचुएशन, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। क्या कहा जाएगा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, है ना। हिंदी में इसके लिए एक कहावत भी यूज की जाती है कि आगे कुआं पीछे खाई, कि आगे जंप करेंगे तो भी मरेंगे, पीछे अगर गिर गए तो भी मरेंगे, है ना। तो किस तरफ जाए नहीं पता, कि कुएं में छलांग मारे या खाई में छलांग मारे। तो उसको क्या कहा जाता है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्राइव समवन अप द वॉल। ड्राइव समवन अप द वॉल, तो इसका मतलब देखिए, इस मतलब को समझने के लिए ना मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। उस पिक्चर से आपको जो है ना ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ये भाई साहब बैंड इतनी जोर से बजा रहे हैं कि ये इरिटेट होकर ना, आगे तो रास्ता है नहीं, ये तो बंद है, ये इतना इरिटेट हो गया, ये दीवार पे चढ़ना शुरू हो गया कि यार मैं आगे तो जा नहीं पाऊंगा, वॉल लगी हुई है, लेकिन मैं ये वॉल ही फांद के आगे निकल जाऊंगा। तो ये इतना डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी को इतना ज्यादा इरिटेट कर देना, इतना ज्यादा एंग्री कर देना कि वो वहां से भागना चाहे, वहां से निकलना चाहे, इतना ज्यादा इरिटेट कर देना। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हो, ये पिक्चर बहुत सही जो है किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। ठीक है, तो बड़ी सही पिक्चर है कि इतना ज्यादा इसने इरिटेट कर दिया कि दीवार पे ही चढ़ गया ये। आई बात समझ में? तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना या बहुत ज्यादा परेशान कर देना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्या, ड्राइव समवन अप द वॉल, ये उसको कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी इडियम है टेक अ फ्रेंच लीव। ठीक है, टेक अ फ्रेंच लीव। अब टेक अ फ्रेंच लीव का क्या मतलब हुआ? टेक अ फ्रेंच लीव जो है, ये इडियम आपकी फ्रांस का एक कस्टम होता था। ठीक है, फ्रांस का एक कस्टम होता था। उस कस्टम में क्या होता था, उस कस्टम में क्या होता था कि उस कस्टम में ना ये चीज होती थी कि जैसे मान लो कि मैंने एक बात कही कि मैं किसी पार्टी में गया। अब उस पार्टी में मैं गया और उस पार्टी में जो होस्ट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बिजी है और मुझे घर के लिए निकलना है। ठीक है, तो फ्रांस में क्या कस्टम बन चुका था कि जब आप बहुत ज्यादा, जो आपका होस्ट है वो बहुत ज्यादा बिजी है और पार्टी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, मुझे घर जाना है, मुझे वहां से निकलना है, तो मैं किसी को इरिटेट नहीं करूंगा, किसी को मैं बताऊंगा नहीं कि मैं जा रहा हूं, मैं चुपचाप वहां से निकल जाऊंगा। ये कस्टम बन चुका था फ्रांस का। ठीक है, 18th सेंचुरी में की बात है ये, 18th सेंचुरी में ये कस्टम था फ्रांस में कि उस समय हम विदाउट इंटीमेशन, ठीक है, या फिर विदाउट अनाउंसिंग कि मैं जा रहा हूं, हम वहां से निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि हम उस पार्टी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उस होस्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उस पार्टी का, उस होस्ट का जो एंटरटेनमेंट कंटिन्यूड है उसको ऐसे ही बरकरार रखने के लिए या उस पार्टी का डेकोरम मेंटेन करने के लिए हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे और चुपचाप से बिना किसी को बताए निकल जाते थे। ठीक है, तो फ्रांस में एक कस्टम बन चुका था। अब यहीं से ये एडियम बन गई क्या, टेक अ फ्रेंच लीव, या फिर इसको हम फ्रेंच फरलू भी बोलते हैं, फ्रेंच फरलू भी बोलते हैं, या फिर इसको फ्रेंच लीव भी बोलते हैं। क्लियर? तो फ्रेंच लीव का मतलब क्या हुआ कि ये जो कस्टम मैंने आपको बताया कि विदाउट किसी को बता के वहां से चले जाना, फिर इसको डिराइव करते करते अब ये फ्रेंच लीव का मतलब क्या बन चुका है कि टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन। ठीक है, मतलब कहीं से एब्सेंट हो जाना बिना परमिशन के। वैसे इसका एक्चुअल मतलब होता है कि कहीं चले जाना या कहीं से एब्सेंट हो जाना विदाउट इंटीमेशन या विदाउट अनाउंसिंग। इसका एक्चुअल मतलब है कि किसी को बिना बताए कहीं से एब्सेंट हो जाना, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच लीव। ठीक है, इसमें जो राइट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा, टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन। क्लियर? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच लीव। टू टेक अ फ्रेंच लीव का ये मतलब हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज गुड समैरिटन। गुड समैरिटन जो है, ठीक है, ये जो वर्ड आपका लिया गया है, इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ना समैरिटन जो है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। समैरिटन का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो ये ना सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट है
इजराइल का। ठीक है, तो इजराइल का जो सेंट्रल पार्ट था, ठीक है, इस सेंट्रल पार्ट का नाम था सेमेरिया। क्या नाम था इसका? सेमेरिया। तो यहां से कोई भी लोग जो यहां से आते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था समैरिटन। क्या कहा जाता था? समैरिटन। ठीक है, अब ये जो आपकी इडियम जो बनी है गुड समैरिटन, ये आपकी बाइबल से ली गई है। ठीक है, आपकी बाइबल से ली गई है। उसमें एक आपका कोई जिसको कह सकते हैं पैराबल है। ठीक है, एक पैराबल है, उसमें वहां से ये ली गई है। उस पैराबल में क्या बताया गया था? उस पैराबल में एक स्टोरी बताई गई थी कि एक ये इस तरह का एक ना एक ये जो है एक इंसान जो था, ठीक है, इस तरह का वो पड़ा हुआ था रोड के किनारे और वो बहुत बुरी हालत में था। वो बहुत ही बुरी हालत में था। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था, जिसको जिसको बोलते हैं ना अधमरा करके उसको छोड़ दिया बुरी तरह से। चोट लगी हुई है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसमें यह बताया गया था कि इसके आसपास से, ठीक है, एक दो लोग निकलते हैं, उनमें से एक जीव होता है और एक शायद लेवाइट कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है, तो जीव का मतलब क्या? ज्यूइश जो लोग थे ना, ठीक है, तो उन एक ये निकलता है, इसके आसपास से निकलता है। ये देखता है वहां पर ना कि यार ये कोई पड़ा हुआ इंसान है यहाँ पर, तो वो देखता है और उसको इग्नोर करके नहीं, मेरे को क्या पड़े रहने, मर जाएगा, कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वहां से एक समैरिटन निकलता है। समैरिटन मतलब ऐसा कोई जो कहां से है? सेमेरिया से है। ठीक है, तो एक वहां से समैरिटन निकलता है। अब जो समैरिटन है वो उसको देखकर क्या करता है? वो उसकी हेल्प करता है, उसको लाकर पानी पिलाता है, उसके घाव जो है उनको ठीक करने की कोशिश करता है, मतलब उसकी हेल्प करने चल जाता है जो समैरिटन होता है, जो सेमेरिया से था। ठीक है, तो जीव जो था वो एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया था बाइबल में, ठीक है, जो बड़े ही जिसको बोलते हैं कि इविल होते हैं, है ना, बुरे लोग जो होते हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है कि जीव, मतलब जीव को एक ऐसे कैरेक्टर में रिप्रेजेंट किया गया था। और समैरिटन जो था ये जीसस को माना जाता था। ठीक है, मतलब एक जिसको कह सकते हैं कि जीसस जैसे अवतार बन के गए थे, है ना, जीसस जो थे वो अवतार बन के गए थे। तो समैरिटन जो वर्ड था वो वहां से आपका लिया गया, जो समैरिटन वर्ड था वो वहां से आपका लिया गया। अब गुड समैरिटन का मतलब क्या होगा? समैरिटन अगर आपके समझ में आ गया, ठीक है, तो गुड समैरिटन आप खुद ही समझ जाओगे। तो एक कैसा पर्सन होता है? अ हेल्पफुल पर्सन। इसने हेल्प करी थी ना। गुड समैरिटन का मतलब क्या हुआ? इसने हेल्प करी थी इसकी। तो समैरिटन कौन था कि जिसने हेल्प करी थी? गुड समैरिटन। सेम ही बात है, समैरिटन लिखो या गुड समैरिटन लिखो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ हेल्पफुल पर्सन। क्या हो जाएगा इसका मतलब? अ हेल्पफुल पर्सन। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये थी आज की हमारी वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले आप इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ इसको शेयर भी जरूर कर दें, ताकि बहुत से आपके साथी, मित्र, आपके भाई बहन जो भी हैं, आपके रिश्तेदार, वो इसका फायदा उठा सकें और समझ पाए इन इडियम्स के ओरिजिन को और इन इडियम्स को बहुत लंबे समय के लिए या फिर पूरी उम्र के लिए अपने दिमाग में बिठा पाए। क्लियर? तो जाने से पहले एक बार आप हमारे इनिशिएटिव्स देख लेंगे। सिविल स्टाफ हिमाचल के कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं, वो भी आप देख लेंगे, और कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं। अगर आप हमारे साथ एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर किसी भी तरह की जानकारी पा सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई कोर्स भी बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या हमारी सिविल स्टाफ हिमाचल एप्लीकेशन पर जाकर वहां पर एनरोल भी हो सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आप सबको ये सेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ ऐसी ही नई वीडियोस के साथ, कुछ ऐसी ही न्यू टेक्निक्स के साथ, ओरिजिन्स के साथ और एक फ्रूटफुल क्लास के साथ। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय।